Jai Narayani students, we are studying legal studies and we had started unit 3 of our class 12th legal studies. Now in this unit we have already studied about the categories of legal systems that are found around the world, and we can classify them in two categories broadly. One is the adversarial and the second is inquisitorial. The second topic we studied was feature of adversarial system. You can do a quick recap by seeing it on the screen. We also studied about the features of inquisitorial system. And then in today's lecture, now we will study about advantages of adversarial system, disadvantages of adversarial system, and advantages and disadvantages of inquisitorial system. So first we will start today with the advantages of adversarial system. So the first point here is cross-examination helps to test the credibility of witnesses. In the previous lecture we studied that under the adversarial system of dispute resolution, cross-examination plays a very important role in testing the credibility of the witnesses. So cross-examination, credibility of witness means credibility का मतलब होता है कि कोर्ट के सामने किसी भी विटनेस की, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर गया है कोर्ट में गवाही दे रहा है तो कोर्ट उस पर भरोसा कर सकता है या नहीं, इस चीज को टेस्ट करना होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी टेस्ट की जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। नाउ सी व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, बट आई विल टेल यू अगेन इन शॉर्ट so that you can get a better understanding of this topic and this line in particular. Cross examination. See, suppose A and B, two parties are there and there is a dispute between these two parties, so they will go to a court. Okay, now A's lawyer and B's lawyer will put their party's view in front of the court. So A और B अपने lawyers के थ्रू कोर्ट के सामने अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए, टू प्रूव देयर पॉइंट्स, दे विल प्रेजेंट सर्टेन एविडेंसेस एंड विटनेसेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. Let us suppose that A's lawyer present a person named Atul as a witness. So the first thing during the proceeding that will happen, that A's lawyer will examine Atul. A का लॉयर अतुल को एग्जामिन करेगा, कोर्ट के सामने उसकी गवाही दिलवाएगा, उससे पूछेगा बातें जिससे कि ए पार्टी का जो पॉइंट है वो कोर्ट के सामने अतुल एक्सेप्ट कर ले, बता दे कि हाँ ए सही है इस जगह पर. इसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि जिस पार्टी के लॉयर ने या जिस पार्टी ने अपना विटनेस कोर्ट के सामने लाया है, जब वही पार्टी एग्जामिन करती है अपने विटनेस को तो ये कहलाता है क्या? एग्जामिनेशन इन चीफ. ओके, नाउ आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ, कोर्ट पूछती है बी के लॉयर से कि ये जो ए का विटनेस आया है अतुल, इसने जो बात कही है
उसकी क्रेडिबिलिटी को आप चेक करना चाहते हैं, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी को आप चेक करना चाहेंगे, यानी ये कि क्या आप इसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे। तो मतलब इसका ये हुआ दैट व्हेन बीज लॉयर विल एग्जामिन अतुल हु इज evidence witness, then when B's lawyer will examine A's witness, then it will be called cross examination. दूसरे पार्टी के, दूसरे पक्ष के किसी गवाह से क्वेश्चन किया जाता है जब, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। सिमिलरली बी कैन ब्रिंग इट्स विटनेस, बी अपनी बात को साबित करने के लिए कोई विटनेस ला सकता है। मान लीजिए कि इसने ब्रिजेश को लाया एज अ विटनेस, तो पहले क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, मतलब बी पार्टी ला रही है ब्रिजेश को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी विल एग्जामिन ब्रिजेश इन फ्रंट ऑफ कोर्ट एंड देन द कोर्ट विल आस्क टू एज लॉयर दैट वेदर दे वांट टू क्रॉस एग्जामिन, क्या वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं। अगर क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं यानी कि ए का लॉयर जब बी के विटनेस से क्वेश्चंस करेगा तो उसको बोला जाएगा क्रॉस एग्जामिन करना। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ये चीजें होती है। अब यहां पर दोनों लॉयर्स क्या करेंगे, भाई ए का विटनेस आया, सो बी का लॉयर का क्या काम है, द लॉयर ऑफ पार्टी बी विल ट्राई टू प्रूव दैट अतुल इज लाइंग, कि जो अतुल कह रहा है वो गलत कह रहा है। अतुल किसकी तरफ से कह रहा है, ए की तरफ से कह रहा है। अतुल इज टेकिंग फेवर ऑफ ए, उसकी पार्टी की तरफ से आया विटनेस उसकी बात को साबित करने के लिए। सो बी विल ब्रिंग हिज विटनेस इन डाउट, बी ए के विटनेस के प्रति के लिए कोर्ट में डाउट क्रिएट करेगा एंड टेस्ट द क्रेडिबिलिटी बिफोर द कोर्ट, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करेगा। अगर ये पास हो जाता है, सारी बातों के बी के क्वेश्चंस के सारे जवाब सही दे देता है, if Atul is able to answer all the questions of B satisfactorily, then Atul's credibility will be proved and it will be beneficial for A. Similarly, the lawyer of A will test the credibility of Brijesh, and if Brijesh answers all the questions satisfactorily, then he will be a credible witness for the court. So this is cross-examination and it is very important part of adversarial trial procedure. So cross-examination helps to test the credibility of the witness. Second is that parties are more willing to accept the result as they are given effective control of the process. तो एडवर्सरियल का एक बेनिफिट तो ये हुआ कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एडवर्सरियल में हमने पढ़ा रखा है पहले से। सो क्रॉस एग्जामिनेशन से विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक हो जाती है। सेकेंड इज कि पार्टीज, बिकॉज द पार्टीज आर हियर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस, पार्टीज अपने लॉयर्स के थ्रू दे डिसाइड व्हाट विटनेसेस इन विच फॉर्म and when to be produced before the court. So parties, both the parties through lawyers decide what witnesses and evidences in which form and when they are going to present before the court. They are participating completely in the process of trial. तो अगर ये खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये काफी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसेस को, तो अगर इनके इतना करने के बाद कोई डिसीजन आता है, सो दे विल बी मोर विलिंग टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी अपने पक्ष को रखने की कोर्ट के सामने। दे ट्राइड वेरी हार्ड एंड कंप्लीटली टू पुट देयर व्यू, पुट देयर पॉइंट्स बिफोर द कोर्ट, एंड इवन when they lose these cases or whatever the decision comes, they are more likely to accept it. So decision will be accepted or more likely to be accepted by both the parties in adversarial system.
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बात को कोर्ट में रखने के लिए, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई. दे वर फ्री टू put their points before the court and they were free to prove their points before the court. Now we'll see the disadvantages of adversarial system. So the first is accessibility and affordability. It is a challenge for adversarial system. You know that if someone is, suppose A belongs to a middle class family and B is a rich person, so obviously, because we know that in adversarial system advocates play a very important role. Advocates are very important, and a rich person can hire a good, a skilled and experienced lawyer. But the middle class people cannot afford, we are talking about affordability, they cannot afford very good lawyer. So they are lagging behind. They are behind these rich people. If they have a dispute, there are very much chances that B will win because he or she has good, skilled and experienced lawyer presenting his point, his party. So this is a challenge for adversarial system, because adversarial system is primarily depends upon advocates, the way they present their cases before the court, and therefore this affordability and accessibility is a very big challenge for adversarial system. Although the government has passed NALSA Act to provide judicial access to poor people, but still this judicial access is always in question, and the criteria set by the government for these judicial services, or we can say legal services, are not for all. There are a certain category of people to whom these free legal services are provided. Means a free lawyer will be appointed to them. So you can see here that accessibility and affordability of justice is very important challenge for adversarial. Now second is prolonged trial and delays in justice. You know that there are examination in chief, then there will be cross-examination, then there will be re-examination, and for every witness these procedures will be followed, and therefore the adversarial courts take more time to decide on a matter, because number of witnesses are required to prove a point, and they all have to be examined, cross-examined, and if possible then re-examined. So it is a very lengthy process and it takes a lot of time, so it makes the trial very prolonged. बहुत लंबा टाइम लगता है ट्रायल होने में, और इसीलिए जस्टिस, न्याय मिलने में काफी समय लगता है. So this is also a disadvantage of adversarial system. Now the last point is judges are not duty bound to ascertain the truth. The judges in adversarial system, they do not try to ascertain the truth. They are just acting as an umpire, like in a match. आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत से स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. एवरी स्पोर्ट हैज एन एम्पायर और अ रेफरी, एंड इन एवरी स्पोर्ट्स द एम्पायर quietly, neutrally, it is a neutral person, and it quietly watches the match and then decides what is correct, what is true, what is false, which team has scored more. He is not participating in the game.
he is a neutral and he does everything quietly. So similar way in adversarial system, the judge is a neutral person. We already know that, we studied it in previous lecture, and he acts as an umpire, and on the merits of the case, we know that merits of the case means the way the case is presented before the court. And who presents the case before the court? The lawyers present before the court. So the way the lawyers or the parties present their cases before the court, the judge decides. It is called the decision on the merit of the court case. So the judge is not duty bound to ascertain the truth. उसको ट्रुथ से मतलब नहीं है कि सच क्या है, उसको ये मतलब है कि क्या जो स्पेसिफाइड प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल लॉज हैं, उनको फॉलो करते हुए क्या सारा प्रोसेस किया गया है, और जो रिक्वायर्ड एविडेंसेस हो सकते थे या जो ज़रूरत थी जिन एविडेंसेस की, उनको समय से सही फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है कि नहीं। अगर ऐसा किया है तो जो पार्टी अपने पॉइंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर पाएगी कोर्ट के सामने, वो जीत जाएगी केस को, भले ही वो सही हो या गलत हो। ठीक है। सो प्रूविंग अ फैक्ट बिफोर द कोर्ट इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अगर आप झूठ को भी सही साबित कर सकते हैं तो वो झूठ भी कोर्ट सही मान लेगी। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। Now we'll talk about the advantages of inquisitorial system. Now, we already know that in inquisitorial system, judges play a very active role. And when the judges are active, the judges here decide which evidences or witnesses are required, how to present them before the court, when to present them, and in which form these evidences are required. So all these things are decided by the court. So the judge is in a dominating position, and therefore he very quickly decides which things are required for delivery of justice, and the judge asks these things from both the parties to present before the court. So all the things go very smoothly, on timely, and therefore there is no prolonged trials. एडवर्सरियल में क्या होता है, वकील खुद ही चाहता है, अगर उसके पास सही विटनेसेस नहीं है, सो आप बहुत बार सुनते होंगे कि वकील क्या कर रहा है, लॉयर जाकर के उसने अगली तारीख मांग ली जज से। उसने क्या बोला कि हमें नेक्स्ट डेट दे दीजिए हमारे केस के लिए। बताता है कि भाई अभी हमारे पास कोई इससे रिगार्डिंग कोई विटनेस एविडेंस नहीं है, अभी उनको लाने में हमें और टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट। इस तरह से लॉयर्स बहुत लंबे समय तक केसेस को ले जाते हैं और उनको हर तारीख पर क्लाइंट से पैसे मिलते हैं। दिस इज अ बैड थिंग, बट लॉयर्स डू दिस। यहां पर लॉयर्स को डिसाइड नहीं करना, लॉयर्स जाकर के तारीख नहीं मांगते, जज बता देता है कि इस डेट को आपको ये चीज प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तब आपकी बात साबित होगी, मानी जाएगी। नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरी पार्टी के फेवर में चला जाएगा वो पॉइंट। सो दिस वे द जजेस प्रिवेंट डिलेज एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स, व्हिच was a disadvantage of adversarial system. Now in inquisitorial system, it is a benefit, it is an advantage. Next thing is that equality before the parties. हमने भी डिस्कस किया कि जो रिच पार्टीज होती हैं एडवर्सरियल में, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अच्छे लॉयर्स को हायर करके और अपने झूठ को भी सही साबित कर सकते हैं कोर्ट में। दे हैव अ एडवांटेज हियर। And the poor or middle class family cannot hire a good lawyer, so they have a greater chance of losing the cases. ठीक है, they will hire an average lawyer, which is not so good. इनके lawyers ज़्यादा knowledgefull, ज़्यादा experience, और इनकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। They have very good approaches in judicial system. इनके lawyers के पास उतना ज़्यादा नहीं होता है। These are ये कम फीस लेते हैं, and they charge a very high fees.
So there is very much chance कि poor will lose and rich will win. This is not the case always, but most of the cases this can happen. Ultimately the truth may come in light, but for it will take a very long time, because the good lawyers or experienced lawyers will keep the court, keep forcing the court to take the cases for a long time. It will be prolonged trial. अगर ये जिता नहीं पाएंगे, मान लीजिए अल्टीमेटली हार भी जाते हैं केस, फिर भी ये उस पर्सन को काफी लंबे समय तक बचा ले जाते हैं. और पुअर में क्या हो जाता है, पुअर पीपल जो है वो बहुत जल्दी कन्विक्ट हो जाएगा अगर उसने कुछ भी किया है, क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छे लॉयर्स नहीं है. सो दिस इज द केस इन एडवर्सरियल. आई वाज टॉकिंग अबाउट एडवर्सरियल, बट इंक्विसिटोरियल में बिकॉज द लॉयर्स हैव नो very important role to play, they do not play a very important role in trial proceedings, they just fulfill the legal responsibilities or legal formalities. So the parties, whether they hire a very experienced, very expensive lawyer, or they hire a average lawyer, they both do have equal chances of winning, because lawyer's role is not that important in inquisitorial system. So this was the point. Now disadvantages of inquisitorial, we know that the judges are very investigative and sometimes they become very biased. कभी कभी वो biased हो जाते हैं. Biased होने का मतलब कुछ inherent qualities की वजह से वो किसी एक पक्ष की तरफ उनका टेंडेंसी बढ़ जाता है, झुकाव बढ़ जाता है, और वो अपने पर्सनल बायस के बेसिस पर डिसीजन दे सकते हैं. जैसे कि अगर कोई रेप केस आता है और इसमें जो जज है, अगर वो कोई फीमेल जज है सपोज, तो शी विल ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड दैट शी विल टेक द साइड ऑफ विमेन, एंड देयर आर मच मोर चांसेस ऑफ बीइंग the male person, the accused person convicted. मेल के कन्विक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये फीमेल है और ये विमेन का ही पक्ष लेगी. सो दिस मे बी द केस. समटाइम्स देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, देयर पर्सनल नॉलेज, देयर पर्सनल इनहेरिटेड नेचुरल क्वालिटीज कैन मेक देम बायस. और वो क्योंकि काफी इन्वेस्टिगेटिव होते हैं तो वो उसको डायरेक्शन को तय करते हैं. द जजेस इन इंक्विसिटोरियल सिस्टम, दे डिसाइड डायरेक्शन ऑफ द प्रोसीडिंग, किस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं. और अगर उन्होंने ये मान ही लिया है, ये सोच लिया है कि नहीं हमें फीमेल को ही, विमेन को ही जिताना है, तो वो उसको ऐसी डायरेक्शन में ले जाएंगे दैट द मेल विल नॉट बी एबल टू प्रूव हिज पॉइंट एंड ही विल बी कन्विक्टेड. सो दे आर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन एंड दे मे बिकम बायस्ड मेनी टाइम्स, व्हिच इज वेरी हार्मफुल और डिसएडवांटेजेस फॉर द अदर साइड. नाउ द सेकेंड इज लैक ऑफ इंसेंटिव टू जजेस फॉर प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग. अब लेजी लोग तो हर जगह पर होते हैं, और जजेस सोचते हैं, कई जजेस ऐसे हो सकते हैं इंक्विसिटोरियल में जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहे, जो कि आलसी हो. वो सोचेगा कि हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें, हम क्यों फैक्ट फाइंडिंग पर फोकस ज़्यादा करें. उसकी जिम्मेदारी होती है, इंक्विसिटोरियल में जज की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको ट्रुथ सामने लाना है. वो एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह ना काम नहीं करता कि जो हो रहा है उसके बेसिस पर डिसीजन दे दिया, जो भी उसके सामने बातें हैं उसके बेसिस पर डिसाइड कर दिया. ये नहीं होता. उसको क्या करना हो तो उसको ट्रुथ फाइंड करने की जिम्मेदारी मिली होती है. लेकिन कोई जज अगर लेजी है, नहीं मेहनत करना चाहता, तो हम जानते हैं कि उसको अलग से कोई इंसेंटिव तो नहीं मिल रहा इस काम का ना, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव नहीं होगा, यानी ट्रुथ सामने नहीं आ पाएगा. सो दिस मे बी अ केस. Now students, I have an activity for you. You can do this activity on a map. You have to take a political map of the world and mark any 5 countries.
where adversarial system is followed and 5 countries where inquisitorial system is being followed. So this is your activity from this topic, and I hope you will do it soon and you can post it on my WhatsApp. So see you in the next class. We'll study about the ADR in detail now. Okay, thank you.